आज हम आए हुए हैं जंतर मंतर पर, जहां पर हमारे साथ में है सर अजय तिवारी, अजय तिवारी जी हैं, ईवीएम हटाओ सेना से जिन्होंने ये ईवीएम हटाओ सेना बनाई भी हुई है और ये ईवीएम के कार्यकर्ता है। और अच्छा आप कार्यकर्ता हैं, तो बेसिकली आपका ये संगठन कहाँ से चल रहा है? ये पूरे देश में ही है, एक डिसेंट्रलाइज संगठन है ये। इसमें जो भी ईवीएम से मतलब वोट नहीं चाहते वो इसमें जुड़ सकते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि कोई हेड है, नहीं है। सब कार्यकर्ता जो भी इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं वो ईवीएम हटाओ सेना का कार्यकर्ता है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि इसमें ईवीएम में मैनिपुलेशन हो सकता है, ईसीआई कहता है कि कोई मैनिपुलेशन नहीं है, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इसमें आप कैसे उनके साथ कंट्राडिक्ट करते हैं? मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मैं अजय तिवारी, मैं दिल्ली में लोकसभा इलेक्शन लड़ चुका हूँ 2019 और 2024 में, राइट टू रिकॉल पार्टी के माध्यम से। प्लस 2020 में मैं केजरीवाल के सामने भी विधानसभा चुनाव लड़ा था। और हमारा मुद्दा ये है कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर का ऑप्शन दिया जाए वोटरों को, क्योंकि आज वर्तमान स्थिति ऐसी है कि हर किसी को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। तो जिनको विश्वास नहीं है उनके लिए आप बैलेट का इंतजाम करें, क्योंकि ईवीएम में जो काला शीशा लगाया है इन्होंने, उससे वोट की जो चोरी है वो संभव है। दूसरा जो सेंसर है जिसके माध्यम से मतलब जो वोट है वो मैनिपुलेट हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि ये जो तकनीकी गड़बड़ी है जो हम लोगों ने फाइंड की है, इसको ईसीआई रिमूव करे। और दूसरी बात, ईसीआई के पास कई ऐसे मतलब रूल्स हो सकते हैं जिसके माध्यम से कुछ भी कर सकता है। तो हमारी मांग ये है कि हमें विश्वास नहीं है ईवीएम पर, आप बैलेट का इंतजाम करवाएं। तो आपने ऐसा आपके पास में सबसे पहले ये महात्मा हरि प्रसाद जी, इन्होंने ईवीएम को लेकर डेमो दिया था। अच्छा, आप ये दिखा सकते हैं स्क्रीन पर। जी, हाँ हाँ, हमारी ये भी मांग है कि इनको पद्म विभूषण का सम्मान दिया जाए, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने इसकी खोज की थी। अच्छा। तो हम लोग इसी मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, देखिए इसमें क्या है कि जनरली जो बाकी लोग जो इसके फेवर में हैं वो ये तर्क देते हैं कि क्योंकि ये ना तो वाईफाई से कनेक्ट है मशीन और ना ही किसी आउटर सोर्स से, मतलब कि इसकी कहीं कनेक्टिविटी नहीं है, इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, तो इसको कैसे आप मैनिपुलेट कर सकते हैं? जो लोग कहते हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है दूर से, रिमोट से या किसी तरीके से वाईफाई से, ये एक तरीके से पेड मीडिया द्वारा लोगों को भ्रम में डालने का प्रयास है। जबकि टेक्नोलॉजी का कोई भी जो काम होता है, जैसे कंप्यूटर होता है, कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर में अगर आपने प्रोग्राम डाला है कि 2 + 2 4 दिखाएगा तो 4 ही दिखाएगा। अगर उसमें 2 + 2 6 प्रोग्राम डाला तो 6 दिखाएगा। ऐसी ईवीएम मशीन में जो प्रोग्राम डालते प्रोग्रामर वोटिंग से पहले, ये वो डिसाइड करेंगे किस सीट पर किसको उनको कितने वोटों से जिताना है या हराना है। तो इसमें आम वोटर या कैंडिडेट उसको नहीं समझ सकता, ना पार्टी समझ सकती। ये जो प्रोग्रामर है उसके हाथ में है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती है कि चुनाव मतलब कि पोलिंग स्टार्ट होने से पहले उसको 2 या 3 बार मशीन को रीसेट किया जाता है, तो वैसी स्थिति में तो जब रीसेट हो गई, फॉर्मेट हो गई, तो सॉफ्टवेयर तो जो भी उनका प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है वो काम नहीं करना चाहिए। एक चीज बताओ, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी पार्टी के बड़े बड़े नेता मंच पे जब आते हैं तो एक दूसरे को बहुत गालियां देते हैं। सब गाली देते हैं, ये लगता है कि ये आपस में पता नहीं कितने बड़े शत्रु हैं, दुश्मन हैं। लेकिन कुछ समय बाद देखते हैं तो साथ में वो मीटिंग कर रहे होते हैं, आपस में रिश्तेदारी भी करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ईवीएम में भी कहीं ना कहीं ये है, वो वोटों का ऐसा कर देते हैं कि 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, तो पब्लिक को बरगलाने के लिए उसमें सही होगा। लेकिन वोटिंग किस दिन होगी उस दिन वो काम करना शुरू कर देगा। तो एक्चुअल मोटो क्या है? वोटों की हेरा फेरी। तो जो नेता भी भड़काते हैं लोगों को सिर्फ पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए, अपने पक्ष में लाने के लिए, ये भी मैनिपुलेशन। जैसे हमने चुनाव लड़ा तो हमें बताया गया कि वोटों को आप देख सकते हो ईवीएम में मतलब कोई कमी तो नहीं है। हमने उनको बोला भी तो वो अपनी बात, हमारी बात मानते नहीं है, अपनी बात को बोलते हैं कि नहीं ये सही है, असंभव है। लेकिन टेक्नोलॉजी के ज़माने में ये कहना कि ये असंभव है, ये गलत है। सब कुछ संभव है। हमारी मांग इतनी है, एज ए वोटर अगर मुझे ईवीएम पर विश्वास नहीं है तो आप मेरे लिए बैलेट पेपर का इंतजाम करो। तो यानी आप चाहते हैं कि जो बैलेट डालना चाहता है वो बैलेट से डाले और जो ईवीएम यूज़ करना चाहता है वो ईवीएम यूज़ करे। अगर आपको ईवीएम नहीं हटाना आप रखो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग ईवीएम पर विश्वास नहीं करते उनके लिए आप बैलेट पेपर का इंतजाम करवाइए। तो अभी जब एक देश एक चुनाव हो जाएगा तो सबसे पहले ये बताइए कि आप एक देश एक चुनाव को सपोर्ट करते हैं? एक चीज बताओ,
एक देश एक चुनाव का ये फायदा एक ही बताते हैं कि इससे खर्चा कम होगा, चुनाव के दौरान जो खर्चा होगा। आप एक सेकंड देंगे, मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात अभी मौका है, अभी मौका है, समय यही समय है। बीजेपी की सरकार हमारी सरकार ने बन गई है। उसके बाद आप उनको अच्छा बनाएंगे, सामने बैठ सकते हैं, वहाँ के विधायक मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, ये वोट वापसी कानून है, ठीक है। ईवीएम तो एक में अहम मुद्दा है, साथ में एक ये वोट वापसी कानून ऐसा कानून है, अगर ये देश में लागू हो जाता है तो ये चुनाव होने वाला जो सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। क्यों? अगर कोई व्यक्ति, मान लो आप ही हो, अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हो, आप किसी भी पोजीशन पर हो, तो जनता आपको क्यों हटाएगी? सीधी बात, अगली बार भी आपको जिताएगी। लेकिन अगर आप सही काम नहीं कर रहे तो हम 5 साल इंतजार क्यों करें? बाकी जनता मिलकर आपको हटा सकती है, आपके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर सकती है। मकसद इससे आपको हटाना नहीं है, इससे आपके अंदर डर पैदा करना है, और आपको हटने का डर होगा तो आप काम करोगे। तो वोट वापसी कानून एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें एक देश एक चुनाव, ये इसको पूरी तरीके से कट करता है। क्योंकि अभी आप देखो 5 साल में वोट होते हैं तो सिर्फ एक बार आपके पास आते हैं वोट लेने के लिए। अगर एक बार चुनाव हो गया फिर तो कभी आएंगे ही नहीं, फिर तो हमेशा अपनी मर्जी करेंगे ना। तो हमारे पास सिर्फ वोट देने की पावर है, वोट लेने की भी हमारे पास जब तक ताकत नहीं होगी तब तक जनता को शक्ति नहीं मिलेगी। और ये हमेशा मिसयूज करते रहेंगे, जाति धर्म में, ऊंच नीच में, क्षेत्रवाद में, इस सब में लड़ाकर अपनी राजनीति चलाते रहे। तो अब अगर बात आए तो आपको ये लगता है कि जैसे ही डिलिमिटेशन आ गए, एक देश एक कानून आ जाएगा, तो महिला आरक्षण हो जाएगा। महिला आरक्षण पर कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इसमें जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, गरीब महिलाएं हैं, उनको अलग से आरक्षण मिले। आपकी इस पर क्या स्थिति है? मैं आपको, वीडियो आपका भी लंबा हो जाएगा लेकिन मैं बता देता हूँ। हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास कोई आता है, हम कहीं अनजान जगह पे बैठे हैं, वो आता है कि भैया कुछ मदद कर दो, मेरी हेल्प कर दो, ठीक है। तो अब हमें नहीं पता वो जेन्युइनली उसको मदद की ज़रूरत है या नहीं। हो सकता है वो हमसे मदद लेके कुछ गलत काम करे, नशा करे, कुछ और भी लीगल एक्टिविटीज़ कर सकता है वो, ठीक है। तो सबसे पहले मदद उनकी करनी चाहिए जो हमारे आसपास है। हमें दिख रहा है कि ये गरीब है, ये सहाय है, इसकी जितनी हो सके हम हेल्प कर सकें। ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि आरक्षण में होना चाहिए। जिन लोगों को पहले से आरक्षण मिल रहा है किसी भी फील्ड में, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, राजनीति में हो, अलग अलग लेवल पर, तो जिन लोगों को मिल रहा है उनको ये देखना चाहिए उनके वर्ग में किसको ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय दूर के। आप दिल्ली में रह रहे, आप सोच रहे हो कि बेंगलोर में किसी को जरूरत है या बिहार में किसी को जरूरत है, आप कैसे तय करोगे उसको जरूरत है या वो नकली है? लेकिन आपकी गली में, आपके रिश्तेदारी में, आपके समाज में कोई कमजोर वर्ग है, पीड़ित है, सहाय है, वो तो आपको दिख रहा है। तो मेरा कहने का मकसद यही है, चाहे वो आरक्षित वर्ग से हो या अनारक्षित वर्ग से हो, वो अपने आसपास जो जरूरतमंद है उनकी मदद करे, चाहे राजनीति हो चाहे सामाजिक किसी भी क्षेत्र में, बजाय नए नए लोगों का मसीहा बनने के लिए जो जानकार है उनकी सहायता करो। यही राजनीति और प्राइवेट हर जगह लागू है, मेरी ये मानना। बाकी सब स्वतंत्र है कुछ भी सोचने के लिए, करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।